हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर वन। और इसमें हम पर्यावरण क्षरण और उसके कारण क्या है, पर्यावरण क्षरण के और उसका कैसे निवारण होगा, उसका उपाय आदि। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हम 10 क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे, काफी चीजें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, यूसी नेट का पेपर जो आपका आएगा अब, उसके लिए भी क्वेश्चन यही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आप पूरे जरूर देखें। ठीक है, और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मटेरियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल, या रियो सम्मेलन। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के नियंत्रण से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नियंत्रण से जो है ये संबंधित है, कंट्रोल से। और ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वर्ष, ठीक है, किसमें? 1985, 1985 में वियना समझौता। ठीक है, कौन सा? वियना समझौता। और फिर उसके बाद 1987 में, ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव। ठीक है, मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। और भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात 1992 में ये शामिल हुआ। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मुख्य रूप से ओजोन के क्षरण से संबंधित है, उसके नियंत्रण से। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की जो है सबसे अधिक संभावना होती है? ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर में, और 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और यूजी नेट के एग्जाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। इसमें भूकंप है, जंगल में आग है, ज्वालामुखी उद्भेदन है, अकाल और बाढ़ है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान या सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव होता है, सबसे अधिक नुकसान की संभावना होती है। और देखिए, ज्वालामुखी से भी संभावना है, जंगल में आग से भी है, भूकंप से भी कुछ पता नहीं चलता कितना नुकसान हो, कितना जान लो, लेकिन फिर भी सबसे अधिक जो नुकसान की संभावना होती है, सबसे अधिक बाढ़ आ जाती है या अकाल पड़ जाता है। ठीक है, उससे सबसे अधिक संभावना जताई जाती है। ठीक है, तो देखिए, मानव दुष्प्रभाव डाले प्राकृतिक संसाधन परिवर्तनों को, प्राकृतिक आपदाएं हैं ये, और जिसका कोई वो नहीं होता, कभी भी आ जाएंगी। भूकंप है, जंगल में आग लग जाती है गर्मियों के टाइम में, या इस अकाल भी पड़ता है, खेत सूखा आ जाता है, कभी बरसात ज्यादा होती है जिसकी वजह से फसलों नुकसान करती, बाढ़ पानी की वजह से आती है। तो ये सब चीजें प्राकृतिक हैं, और इसका कोई उन्मूलन नहीं हो पाता है। और प्राकृतिक जो है कि जैसे सागर में सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, सारी चीजें इसमें आती हैं। और लेकिन अकाल एवं बाढ़ का मानव पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव इसलिए पड़ता है कि अकाल में जो है अनाज जो है उसकी क्या होती है, कमी पड़ जाती है, अनाज की, खाद्य उत्पादन की। और उससे क्या होगा, फिर महंगाई बढ़ती है, और जो गरीब जनता है फिर उतना वो उसके बस का नहीं होता, उतना खरीद नहीं पाते हैं, और इन सब चीजों से लोग भूखों मरते हैं। और वर्षा न होने के कारण चीजें होती हैं, सूखा जब पड़ता है। और बाढ़ भी ऐसे ही है, बाढ़ अगर अत्यधिक पानी एकत्र हो जाता है तो उससे बहुत सारी चीज, जान माल का भी नुकसान होता है, और खेती भी उसमें नुकसानदायक। तो सबसे अधिक ये चीजें नुकसानदायक है, अकाल और बाढ़। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण यानी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? फलदार वृक्ष, चारे उपलब्ध कराने लायक, यानी चारा उपलब्ध हो सके, या ईंधन जिससे मिल सके, या बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य हो जिसके। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुउद्देशीय प्रकार। ठीक है, और ये जो है समाज के लोगों द्वारा जो लगाए गए वृक्ष हैं, वन है, उनसे है। और वानिकी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एन सी ए। ठीक है, और 1976 में प्रारंभ की गई थी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर।
और इसके उद्देश्य हैं ईंधन और इमारती जो लकड़ी होती हैं इमारतों में लगाई जाती हैं, पशुओं को चारा उपलब्ध करना, मृदा जो होती है उसमें वायु अपरदन से उसको बचाना और आदि चीजों के लिए। तो आप उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें तेजी से बढ़ने वाले जो स्वदेशी वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो प्रमुख गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन भी है, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है इसमें, और ओजोन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC जो होता है, और इसमें काफी सल्फर है, बहुत सारी इसमें होती है। लेकिन ऑप्शन सी जो है हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैसों में ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। और ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ये सब इसमें आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैव परिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनमें, या महासागरों में? जैव परिस्थितिकी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं ये उस सबसे समृद्ध वहां पे होती है, और ये वर्ष भर यहाँ पे उच्च तापमान तथा अत्यधिक वर्षा भी होती है, और इसी उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यह जो क्षेत्र होता है ये यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता पाई जाती है जो पर्यावरण के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही ये होती है लाभदायक। सिक्स क्वेश्चन है, ओजोन के संबंध में गलत कथन है। क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है। बी है समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। सी है वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है। और डी है ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे जो है ये रक्षित होती है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समताप मंडल में ये गलत कथन पूछा है, ये भी ध्यान रखना आपको, एक गलत पूछा है। तो समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, ये चीज सही नहीं है। देखिए, क्षोभ मंडल में खराब जो है ओजोन, क्षोभ मंडल में जो मौसम आदि जो बनता है बारिश से, ये सब चीजें क्षोभ मंडल से ही होता है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचला होता है, और क्षोभ मंडल खराब ओजोन प्रदूषक के रूप में पाई जाती है, और अर्थात क्षोभ मंडल की जो ओजोन को बुरी ओजोन भी इसे कहा जाता है। और यह ओजोन मानव निर्मित कारक जो होते हैं जैसे कि दहन है, इंजन है, औद्योगिक उत्सर्जन है, बिजली संयंत्र के जो चीजें हैं, वायु प्रदूषण, इसका परिणाम होती है। और ओजोन प्रथम पृथ्वी के समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 10 से, ठीक है, 10 से 50 और किमी की दूरी पर पाई जाती है। और सूर्य का अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी को आने से ये क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में अनुक्रम क्या है? और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और संबंधित गैसों का इसमें सही अनुक्रम इसी तरीके से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। और 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के उद्देश्य को दर्शाता है? ए ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण। बी है किसी राष्ट्र विशेष हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर सीमा निर्धारित करना, यानी कितनी सीमा में गैस उत्सर्जन की जाती है। सी है प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना। और डी है सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण।
करण, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट। ठीक। 9th क्वेश्चन है अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव। ठीक है, अम्ल वर्षा तथा अम्ल यानी एसिड रेन, और ठीक है, तो अम्ल वर्षा और अम्ल जमाव, और ये जो है संबंधी समस्याओं में कमी लाने के निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अम्लीय झीलों में चूना डालना, ठीक है, और बी है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसके उपयोग में उनका उपयोग कम किया जाए, और उसके बाद है सी अम्लरोधी फसलें उगाने को बढ़ावा देना, जो अम्लरोधी फसलें हैं। ठीक है, और उसके बाद है धूम्र चिमनी की जो ऊंचाई है उसको बढ़ाना। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। तो अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव जो होता है संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए जो अम्ल वर्षा होती है उसको जीवाश्म ईंधन जो है उनके उपयोग में कमी लाना चाहिए। और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि मानव जनित स्रोतों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ये जल से मिलते हैं, और उसके बाद सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑक्साइड और नाइट्रेट अम्ल का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब यह वर्षा जल के रूप में नीचे गिरता हुआ धरातल सतह पर पहुंचता है तो उसी को क्या कहते हैं, अम्ल। ठीक है, अम्ल वर्षा उसी को कहा जाता है। ठीक है, एसिड रेन। 10th और लास्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, बी है पक्षियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए, सी है वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के लिए, और जो डी है इसमें नई प्रजातियां, ठीक है, यहां से हो जाएगा नई प्रजातियां उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, और राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, उसको मुख्यतः किस प्रयोजन भविष्य के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, तो जो नई प्रजातियां हैं उसको उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, और भविष्य में के लिए परिचित किए जाने की आवश्यकता है। यह मूल प्राकृतिक वनस्पति ही नई प्रजातियों के लिए क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं इसमें, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी, और जरूर लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।